संसद में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार। नेहरू गांधी परिवारवाद ओबीसी को लेकर महंगाई तक पर रखी बात। धन्यवाद प्रस्ताव में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सीजेआई की टिप्पणी। चुनाव को बताया लोकतंत्र की हत्या। यूपी में योगी सरकार ने पेश किया 7 लाख करोड़ का बजट। 24,000 करोड़ की नई योजनाओं का प्रस्ताव। बागपत की महाभारत वाली जगह पर आया फैसला। 53 साल बाद हिंदुओं को मिला लाक्षागृह का मालिकाना हक। हिंदुओं के पक्ष में आया 108 बीघा जमीन का मालिकाना हक। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। पक्ष में 47 और विरोध में 29 विधायक। हेमंत सदन में बोले, लगता है मेरी गिरफ्तारी में राजभवन शामिल। टीम इंडिया की विशाखापत्तनम में धमाकेदार जीत। इंग्लैंड के खिलाफ 106 रनों से जीता दूसरा टेस्ट। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर पहुंची। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सदन में संसद सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के हर एजेंडे को साफ किया और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने के साथ ही कांग्रेस सरकारों की सुस्त रफ्तार के भी सबूत गिनाए। कांग्रेस को परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार और महंगाई तक के मसले पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव परिणाम की भी भविष्यवाणी कर दी। इसके साथ ही पीएम ने पहली बार परिवारवाद की अपनी परिभाषा भी बताई। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले हैं सीएम केजरीवाल। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आकाओं ने पुलिस की कराई है बेइज्जती। 5-5 घंटे मेरे और आतिशी के घर पर नौटंकी करवाई है। एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पार्टियां तोड़कर सरकार बनाई गई हैं। उन्हीं लोगों ने हमारे विधायकों से भी संपर्क किया। तो केजरीवाल ने साफ तौर पर भाजपा पर हमला बोला है और केंद्र सरकार पर भी तीखे सवाल और तीखे वार किए हैं केजरीवाल ने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली की बसों में अब किन्नर समाज के लिए भी सफर एकदम फ्री होगा। सीएम ने कहा कि जल्द ही इसे कैबिनेट से पास करके लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से किन्नर समाज के लोगों को काफी फायदा होगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि हमारे सामाजिक परिवेश में किन्नर समाज की काफी उपेक्षा की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वे भी इंसान हैं और उन्हें भी बराबरी के अधिकार हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि एक अच्छी खबर देनी है। किन्नर समाज वो समाज है जिसकी आज तक सभी ने उपेक्षा की है। उनके लिए कोई काम नहीं किया गया है। किसी भी सरकार ने, पूरे देश में उठाकर देख लीजिए, पिछले 75 सालों में किसी पार्टी की सरकार ने किन्नर समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने किन्नर समाज के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आपको सबको नमस्कार। एक अच्छी खबर देनी है। किन्नर समाज वो समाज है जिसको आज तक सभी लोगों ने उनको उपेक्षा की, उनके लिए कोई काम नहीं किया। किसी सरकार ने, पूरे देश में उठा के देख लीजिए, पिछले 75 साल के इतिहास में किसी सरकार ने, किसी पार्टी की सरकार ने किन्नर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि किन्नर समाज के लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री सफ़र का इंतज़ाम किया जाएगा। जैसे हम महिलाओं को फ्री सफ़र देते हैं, महिलाओं को से कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनको फ्री टिकट मिलती है, ऐसे ही किन्नर समाज के सभी लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। अब इसको एक कैबिनेट में लाया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, और एक बार कैबिनेट का फैसला जब नोटिफाई हो जाएगा तो ये सुविधा जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। कोशिश करेंगे अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही इसको लागू करवा दें। अक्टूबर 2019 में महिलाओं के लिए हमने फ्री सफ़र का ऐलान किया था और ये महिलाओं में बेहद पॉपुलर हुआ। लगभग 14 लाख महिलाएं डेली दिल्ली की बसों में ट्रैवल करती हैं, फ्री ट्रैवल करती हैं। और मेरी कई महिलाओं से बात हुई है किस तरह से इसने उनको अलग अलग किस्म की में, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई हाउसवाइफ्स हैं, कोई सामान लेके जाती हैं, काम करती हैं, सैलरीड हैं, कोई अपना रेडी लगाती है, कोई अपना कहीं सब्जी की दुकान लगाती है। किस्म की महिलाएं हैं जिनको अलग अलग तरीके से इसका बेनिफिट हुआ है, जो फ्री हमने वो की। और अभी तक 2 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक 147 करोड़ टिकटें, फ्री टिकटें महिलाओं को दी जा चुकी हैं। अब इसमें किन्नर समाज के लोगों को भी जोड़ दिया गया है। उनको भी इस सहूलियत, इसका फ़ायदा मिलेगा, इस व्यवस्था का फ़ायदा मिलेगा कि वो भी दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल कर पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। नमस्कार। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम से अगली खबर है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के पक्ष में जनसभा की गई है। केंद्रीय मंत्री की बेटी आरती राव ने जनसभा की है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री का मुकाबला
कोई दूर दूर तक नहीं कर सकता है, उनकी बेटी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानेसर सेक्टर 85 के स्टडी पॉइंट पर यह सभा की गई है। तो मानेसर सेक्टर 85 के स्टडी पॉइंट पर यह सभा की गई है। केंद्रीय मंत्री की बेटी आरती राव ने यह जनसभा की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री की बेटी बोली है कि केंद्रीय मंत्री का कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं कर सकता है। मानेसर सेक्टर 85 के स्टडी पॉइंट पर यह जनसभा आयोजित की गई है। सामाजिक जो कार्य हैं वो समाज के सहयोग से होते हैं और बच्चों का जो भविष्य है वो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अच्छी से अच्छी कोचिंग दें, बच्चों को शिक्षित करें। ना सिर्फ कोचिंग सेंटर पे, बाकी जो बच्चे फीस नहीं दे पाए उनके लिए भी हम काफ़ी एजुकेशन कैंप गाँवों में हम पीछे भी लगाते हैं, भविष्य में भी लगाते रहेंगे। और समाज के जितने काम है वो सामाजिक भागीदारी से। आज आरती यादव जी यहाँ पर पहुंची हैं और आपने काफी गाँव की समस्या, मेन समस्या क्या क्या आपने आज उठाई है जिससे दूर हो सके और लोगों की समस्या। आरती राव जी हमारी भविष्य के नेता हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी इस क्षेत्र की, पूरे दक्षिण हरियाणा की आवाज़ हमेशा उठाते हुए आए हैं और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव भी पास में ही हैं, तो शायद आरती बहन जी का दौरा उसी परिप्रेक्ष्य में हो, मुझे नहीं पता। ये एक चाय का प्रोग्राम था वैसे तो। कार्यशैली की बात आती है, तजुर्बे की बात आती है तो मोदी जी का नाम तो आता ही नहीं है सामने, मगर हमारे लिए मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह से ज्यादा ईमानदार और कोई नेता है ही नहीं। मैं ये नहीं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। इतना तजुर्बा मेरे को 15 साल में हो गया है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, नेता बदलते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, पैसे बनाते हैं और बोलते हैं चलो और 10 साल के बाद वापस आ जाऊंगा। लोग भूल जाएंगे कि मैंने क्या किया था 5 साल पहले। मैं अपनी तिजोरी भर देता हूँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनोहर सरकार में विकास कार्य पूरी तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली अनाज मंडी में 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंडी के अंदर सड़कें जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे बहुत लाभ होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान विपक्ष के ईडी पर उठाए जा रहे सवालों और अभय चौटाला के बयान पर भी पलटवार किया है। कहा कि कांग्रेस के शासन में केवल बयानों पर ही विकास हो रहा था, मौजूदा समय में विकास धरातल पर दिख रहा है। कि यहाँ मंडी में इस प्रकार की सीसी की ज़रूरत थी रोड की, और उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए उसके मंजूर हुए और आज उसके काम शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हमारा पूरा होगा। हमारी जो आड़ती एसोसिएशन है उसकी भी डिमांड थी और मैं समझता हूँ टाइम की, समय के हिसाब से ज़रूरत भी थी इसकी। हालांकि बनी तो थी पहले, लेकिन वो अच्छी स्थिति में थी और वो तारकोल की थी बड़ी, तो सबकी डिमांड ये थी कि सीसी की बननी चाहिए। तो अब ये सीसी की बनेगी, इससे किसानों को भी लाभ होगा और आड़तियों को भी फायदा होगा इससे। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको पूरा अधिकार है अपने प्रोग्राम करने का और चौटाला साहब को भी वो है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अगर अपना दायरा बढ़ाना तो उसके लिए प्रोग्राम करने जरूरी है। ठीक बात है, अच्छी हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। समय समय पर इस प्रकार के आरोप लगते ही रहते हैं। जब कांग्रेस का शासन था हमने कभी इस प्रकार का वो नहीं किया। अगर कभी इस प्रकार की बात हुई तो हमने उसका सामना किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से, जहां पृथला विधानसभा के मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव की मांग को लेकर 114 दिन से धरना जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग को लेकर आज विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने उनकी मांग को सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मांग पत्र लेकर पहुंचे इलाके की सरदारी का कहना है कि 114 दिन बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, जबकि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उतार चढ़ाव की मांग को मंजूर किया था और इलाके के लोगों को आश्वासन दिया था कि वे मोहना पर उतार चढ़ाव बनाने का काम करेंगे, परंतु अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया गया है। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने अपने 9 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनहानि हो, जनता परेशान हो। और ये तो एक जो पुल की या कट की घोषणा, जंक्शन बनाने की घोषणा 3 मई 2022 को पनहरा कोर्ट में कड़ेश्वरी बाबा के धार्मिक प्रोग्राम में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खुद कही गई है। और मैं समझता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास लोग आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट की और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको सहज स्वीकार किया। अब मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से लिखित में भी, वर्बली भी, माननीय गडकरी जी से भी मैं गया हूं, एक ही केवल मानना, सरकार के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ की बात कोई बहुत बड़ी नहीं होती। किसान पालों के पंच और सभी किसान संगठन, सामाजिक संगठन शामिल हुए थे। सबने फैसला किया कि भाई अब तक तो जो लोग मिले हैं वो 10-15 गांवों के लोग मिलते थे अपने दुख के लिए। आज वो सारे के सारे जो पलवल होडल से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक लोग हैं, उनके जनप्रतिनिधि आज विधायक से और उससे पहले उपायुक्त फरीदाबाद से मिले हैं, क्योंकि एक तरीका संवाद के बिना निकलता नहीं। सरकार के जो लोग हैं यही हाँ कराएंगे। तो विधायक के पास सारा इलाका आज आया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जी मैं अपने पूरा प्रयास करूंगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने गलियों में घूमकर कबाड़ खरीदने वाले एक कबाड़िए के गैंग का खुलासा किया है, जो डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने हाल ही में एक बिल्डर के गोदाम में 2 सिक्योरिटी गार्डों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने आधा दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा किया है। आरोपियों की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले अनुज, सागर, पवन, गुरुग्राम के रहने वाले अकरम अंसारी, नियाजुद्दीन, हारून और नाजिम के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि 2 दिन पहले आरोपियों ने सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरमैन पूनम यादव के कानूनी कार्रवाई किए जाने के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट में बुलाएंगी तो तारीख पर आने को तैयार हैं, लेकिन उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार पर बरगलाने का कार्य कर रही हैं। नगर परिषद में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार है। विधायक चिरंजीव राव इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी और 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में उनकी समस्याओं को उठाने की बात कही है। देखिए, काफ़ी समय से प्रेस के काफ़ी सारे साथी भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन रहा है, और हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी, आज इनका कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में था, और हम हमारी जो इकाइयां हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर ये बना रहे हैं। आज इनका कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था, और जितने भी साथी हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के थे उनसे हमने मुलाकात करी, चर्चा करी। उन्होंने काफ़ी सारी समस्या अपनी हमें बताई। आज के समय में आप जानते हैं बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। एक तो बसों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, बिल्डिंग की हालत जो जर्जर हो गई है, खेलने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं ग्राउंड नहीं है। तो इन्हीं सब भी समस्याओं को जब सदन आएगा हमारा 20 फरवरी से, उसका हम उठाएंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटियाला में हेरिटेज मेले के दौरान मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल संपन्न हुआ है, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह विशेष तौर पर पहुंचे हैं। वहीं मिलिट्री के जवानों द्वारा अलग अलग करतब भी दिखाए गए। पटियाला के खालसा कॉलेज में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल मेला लगाया गया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश पर सभी जिलों में मेले लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जवान अपनी जिंदगी पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। वहीं उनके द्वारा आए हुए सभी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। एक्चुअली ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਸੇ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7.7% ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ यूपी ਹੈ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला क्षेत्र के कस्बा सुतराणा में गैस सिलेंडर से भरी एक पिकअप चालक समेत भाखड़ा नहर में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने के कारण चालक और सिलेंडर बह गए। गोताखोरों की मदद से नहर में चालक की तलाश की जा रही है। गैस एजेंसी के मालिक कपिल मलिक ने बताया कि चालक गुरदीत सिंह गुरी रोजाना की तरह गांव में सिलेंडर सप्लाई करने जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ है और चालक सहित
गाड़ी नहर में समा गई है। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਿਹਦਾ GPS ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਤਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ GPS ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ? 4 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਬਸ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ जी, ये पातड़ा का रहने वाला थी। देश की बात में अब राजस्थान की खबरों की बात करते हैं। जयपुर से खबर सामने आ रही है। सीएम पर कांग्रेस नेता के बयान पर अब पलटवार सामने आया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया है। वो बोले हैं कि गोविंद सिंह खोटासरा की सोच सामंतवादी है। आपको बता दें, किसान के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस। तो ये बातें उन्होंने कही। आपको बता दें, कांग्रेस नेता के बयान पर अब पलटवार सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने यह पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा की सोच सामंतवादी है, किसान के बेटे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हुए उन्होंने हमला बोला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झुंझुनू से है, जहां आपको बता दें, इंदिरा नगर से पुलिस ने तस्करी करके लाए गए सोने समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 400 ग्राम सोने समेत 25 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों की पहचान कपिल निवासी रामगढ़ सेठान, विनोद कुमार निवासी फतेहपुर, राहुल निवासी ददिया और सुमेर सिंह निवासी बलारा के रूप में हुई है। इनमें कपिल विदेश से सोना तस्करी करके लाया था। इसकी सूचना कस्टम विभाग को दे दी गई है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए और साइबर क्राइम पे निगरानी रखने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसमें पवन कुमार एएसआई और उसकी टीम यहाँ काम कर रही थी। तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दुबई से जो है हवाला के जरिए सोना लाकर इलीगल तरीके से उसको कहीं लाया गया है और उसको बेचने की उसमें जो है कहीं चल रही है। तो मुखबिर ने जो नंबर बताया उस नंबर के आधार पर उसको ट्रेस आउट किया गया और उसको वर्कआउट किया गया और कमांड सेंटर से जो भी सूचनाएं हमारे को लेनी थी वो पुख्ता करके टीम को जो है इतला दे दी। टीम ने जो है अपने लेवल में और वेरिफिकेशन किए और वेरीफाई करके उन्होंने जो इंदिरा नगर स्थित एक मकान है वहाँ पर दबिश दी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जयपुर से, जहां स्थानीय निकाय के निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला एवं नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियार ने मुख्यालय में बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सफाई कर्मचारियों के लिए रिफ्लेक्टर जैकेट, सुलभ शौचालयों, डिवाइडरों के दोनों ओर सफाई व्यवस्था समेत तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही सभी अधिशासी अभियंताओं को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करने के निर्देश दिए। डीजीपी राजस्थान श्री जंगा श्रीनिवास राव साहब, डीजीपी ट्रेनिंग श्री रवि प्रकाश मेहता साहब, डीजी साइबर श्री राजेश निर्वाण जी, डीजी श्री निशित दीक्षित जी, और गेस्ट स्पीकर श्री अतुल कुमार माथुर साहब, IPS retired, Professor Manoj, we had a session with him in the morning, sir. Sir, particularly the DGP of Rajasthan and DG Civil Cybercrime, Ravi Mehta ji, and DG Rajesh Nirvan ji, and colleagues of mine, all the officers who are present. तो खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान एवं जयपुर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में नवसंशोधित अधिनियमित आपराधिक अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला
पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई है। महानिदेशक पुलिस युवार साहू ने सम्मेलन के शुभारंभ सत्र के दौरान बताया कि इस सेमिनार में नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से व्याख्या व उन्हें लागू करने से संबंधित प्रक्रिया आदि से पुलिस अधिकारियों का क्षमता संवर्धन हो सकेगा। पुलिस मुख्यालय में पद स्थापित एवं फील्ड में लगे IPS अधिकारीगण द्वारा इस वर्कशॉप में भाग लिया गया। विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में पुलिस अधिकारियों को व्यापक जानकारी दी गई। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। सरगुजा से खबर है। आपको बता दें, वाइस प्रिंसिपल की अभद्रता से छात्रों में नाराजगी दिखने को मिल रही है। आपको बता दें, डीएम से शिकायत करने को पैदल निकले हैं छात्र। डीएम से मिलने को 60 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। शिकायत पर वाइस प्रिंसिपल को हटाने की मांग भी करेंगे। आपको बता दें, प्रशासन ने छात्रों को रास्ते में रोका है, मनाने की भी कोशिश की है। मैनपाट विकासखंड के एकलव्य विद्यालय का ये मामला है, जहां पर छात्रों में नाराजगी देखने को मिली है और डीएम से शिकायत करने के लिए ये छात्र निकल पड़े हैं। तो ये छात्र 60 किलोमीटर पैदल सफर तय कर डीएम से अपनी मांग रखेंगे, अपनी शिकायत करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बीजापुर से है, जहां 1 लाख का इनामी माओवादी को गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। मेटापॉल पुसनार के जंगल में हुई माओवादियों की मुठभेड़ के साथ पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस और फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस फोर्स को ये महत्वपूर्ण कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में माओवादी को गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुपेला थाना पुलिस ने भिलाई नगर निगम के पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, शारदापारा वार्ड 35 छावनी निवासी सलमान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जानबूझकर दस्तावेजों में कूट रचना का मामला दर्ज किया है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। देखिए, आज से कुछ दिन पूर्व वार्ड क्रमांक 35 के छाया पार्षद श्री चंदन यादव जी के द्वारा कुछ दस्तावेज नगर पालिक निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझे लाकर दिया गया। उसमें यह था कि इंजीनियर मोहम्मद सलमान जो नगर निगम में उप सभापति के पोस्ट पर है, जिसकी जाति जो है वो कूट रचित तरीके से बनाई गई है। भिलाई निगम के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि सिटिंग पार्षद जो सलमान हैं उनके द्वारा गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर के लाभ लिया जा रहा है। तो उस आधार पे उसके प्रमाण पत्र को जांच कराने के लिए SDM को भेजा गया था। उस आधार पे प्रतिवेदन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की गई है। उसमें FIR लिया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। सहारा इंडिया के पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उपभोक्ता अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। सहारा इंडिया की ओर से इन्वेस्ट किए गए रुपए नहीं दिए जाने से उपभोक्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज सहारा इंडिया के ग्राहकों ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया और साथ ही लोगों को अवगत कराया। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की है कि कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करे। हम आज सहारा इंडिया के रिफंड को लेकर ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री के नाम का कलेक्टर महोदय को, जिसमें हमने पूरी बातें रखी है कि इसमें लगातार आज 10 साल होने जा रहे हैं, सहारा रिफंड का पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसमें आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। वो शादी करना है, किसी को पढ़ाई करना है, और भी लोगों का लाखों से लेकर इसमें करोड़ों तक रुपये फंसा हुआ है। लेकिन इसमें ना सरकार ध्यान दे रही है, ना विपक्ष सरकार ध्यान दे रही है, ना पक्ष की सरकार ध्यान दे रही है। तो जिसको लेकर आज हम पूरे शहरवासी इसमें ज्ञापन सौंपे हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि सहारा का जो जिसका पैसा फंसा हुआ है उसको रिफंड कराया जाए।
आपको मैं एक ये भी बात बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले सहारा इंडिया का लेकर सरकार के द्वारा कोई पोर्टल चालू किया गया था, लेकिन वो पोर्टल भी कोई मतलब का नहीं हुआ। उसमें कहा गया था कि 45 दिन में सहारा का पैसा लौटाया जाएगा, लेकिन वो 45 दिन सिर्फ न कहा गया, ना ही किसी का पैसा लौटाया गया है। मेरा भी पैसा सहारा इंडिया में जमा है। मैं आज आज़ाद सेवा संघ की ओर से इनके लेकर के आया हूँ कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए कि हमारा पैसा जो है पूरे हुए कई साल हो गए। आज बच्चे के शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए, बच्चे के फीस के लिए और मेडिकल सहायता के लिए जो एडमिट है उनके लिए पैसा नहीं है। आज जो बुजुर्ग MIS योजना में पैसा जमा किए थे, जो मंथली ब्याज आ रहा था, वो उनके दवाई खरीदने तक के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो मंथली ब्याज लेने वाले थे। आज पैसा का बहुत दिक्कत हो गया है। कई वर्षों से सहारा इंडिया में पैसा जमा है, लोगों का पुरने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमारा यही माननीय महोदय से निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हम लोग का पैसा, हम लोग गरीब जमाकर्ता का पैसा दिलाने का बहुत कष्ट करें। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी ने मीडिया से अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने सरकार की रूपरेखा और भविष्य के कार्यक्रमों से अवगत कराया। मंत्री चौधरी ने अपनी सरकार के फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना पर भी कई बड़ी बात कही है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। यह मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की माता के लिए उनकी सरकार की तरफ से उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। भाजपा की साय सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हमारे माता बहनों को प्रत्येक 12,000 रुपये दिए जाएंगे और जिससे ये इन महिलाओं को पैसे मिलने के बाद ये महिलाएं सशक्त होंगी। तृतीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट, मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 फरवरी को 12:30 बजे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का ध्यान किसान सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आई। आपको बता दें, सदन में विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए ये बात तो तय है कि बजट सत्र हंगामेदार होगा। सदन के पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करेंगे। आपको बता दें, यूपी में योगी सरकार का आज बजट आया है। दो विरोधी दलों ने बजट को लेकर अपनी राय भी रखी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बजट को हवा हवाई बताया है। के न्यूज के साथ बातचीत में अजय राय ने कहा कि बीजेपी का यह बजट लोकसभा चुनाव के हित में है, जनता के हित में है। और क्या कुछ कहा अजय राय ने, सुनाते हैं आपको। जारी हो चुका है, ऐसे में बातचीत करने के लिए अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में। सर, आज योगी सरकार ने अपना बजट जो है जारी किया है, कैसे देखते हैं इसको? मैंने बजट का भी तो कुछ देखा नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो केंद्र का बजट था वैसे ही मिलता जुलता इनका बजट होगा। नौजवानों को नौकरी की बात तो की नहीं, बेरोजगारों को काम देने की बात की नहीं, महिलाओं की कोई बात की नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें। किसानों का मुझे नहीं लगता कि गन्ना भुगतान की बात इन्होंने कही होगी, नहीं कही होगी। गन्ना का बढ़ा 100 रुपये हम लोगों ने कहा था कि मूल्य कुंटल प्रति बढ़ाया जाए, वो भी नहीं कहा होगा। तो केवल लोक लुभावन और
जनता को झुंझुना वाला बजट है, वही मैं कहना चाहूँगा। योगी सरकार के अपने बजट में कई चीज़ों को रखा है, यूथ को रखा है। बोले हैं कि 2.5 से गिर के रेटिंग जो है हमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बेरोजगारी दर कम हो रही है। एजुकेशन की बात करें, लगातार बढ़ावा दे रहे हैं उस पर। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हमने किसानों के लिए सब सोच के रखा है। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात, अयोध्या से शुरू करके अयोध्या तक बजट को ख़त्म किया उन्होंने। अच्छा ये बताओ, यहाँ यूथ, हमारा पूरा प्रदेश का यूथ आया हुआ है, ये सब पढ़े लिखे यूथ के लोग हैं। आप अंदर सब बहुत सही समय पर आए हैं। आप सबसे पूछ लीजिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है, इनके दोस्त मित्र भाई कितने लोगों को काम मिला है, आप पूछ लीजिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई रोज़गार किसी को मिला हो, नौकरी मिली हो, फार्म भर भर के बेचारे परेशान हैं। किसानों के बारे में क्या सोच रखा है बताइए? जब किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है, और आप कह रहे हैं सोच रखा है। उनको फसल का दाम दुगुना अपने कहा था बढ़ा देंगे, मोदी ने कहा था ना कि दुगुना कर देंगे आमदनी, दुगुना घट गई। गन्ने का भुगतान नहीं किया आपने, घोषणा किया, गन्ने के भुगतान की घोषणा नहीं की, गन्ने के बढ़े दाम की बात आपने नहीं की। और ठीक है, केवल अयोध्या और धर्म के नाम पर राजनीति आप कर रहे हो, तो कम से कम धर्म और कर्म दोनों करो ना भैया। धर्म भगवान का नाम लो, जय सिया राम लेके कर्म भी करो, काम भी करो। तो कर्म तो कर नहीं रहे हो, तो निश्चित तौर से जनता इसका जवाब देगी। एक सवाल और है, अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा यूपी आ रही है 14 या 15 तारीख में, तो ऐसे में इस यात्रा में हमें आमंत्रित नहीं किया गया है। अरे भैया, पूनिया जी ने कल बोल तो दिया, वही हमारे चेयरमैन है उस यात्रा के। निश्चित तौर से सबको हम लोग यात्रा में बुलाएंगे, सब सम्मान बुलाएंगे, सबको सम्मानित करेंगे। तो इंडिया गठबंधन में कोई भेदभाव तो नहीं, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है यार? कोई भेदभाव नहीं है संदीप जी, आप हो ना। तो ये बिल्कुल ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार का बजट आया है, कहीं ना कहीं ये बजट जो है लोगों की, जनता के हित का नहीं है, छलावा देखने को देखा जा रहा है। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो देश की बात में आपको बता दें, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कायमगंज से, जहां वाराणसी से आए नवागंतुक खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार पांडे ने कार्यभार संभाला। आपको बता दें, उनके आगमन पर कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नवागंतुक खंड विकास अधिकारी ने खंड कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। साथ ही बातचीत में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप एवं उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर विकास कार्य सही प्रकार से संचालित करना तथा विकास कार्य पहली प्राथमिकता पर रहेंगे। सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी, इस पर विशेष ध्यान रहेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी जिले में धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया। आपको बता दें, अयोध्या, सुल्तानपुर, जगदीशपुर समेत कई जिलों से आए करीब 300 लोगों को बहला फुसलाकर सेंट मैथ्यू चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदू संगठन की सूचना पर अचानक हुए पुलिस के एक्शन से चर्च में खलबली मच गई। लोगों को आर्थिक लाभ के साथ रोगों से मुक्ति और परेशानी से छुटकारा दिलाने के नाम पर चर्च में कथित पूजा कराई जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को वहां से मुक्त कराते हुए चर्च प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ की सीमा से सटे देवा कोतवाली के माती चौकी क्षेत्र में सेंट मैथ्यू चर्च में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू संगठन की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा, एसडीएम विजय त्रिवेदी, सीओ सिटी डॉक्टर बीनू सिंह, सीओ सदर सुमित त्रिपाठी ने कई थानों के पुलिस बल के साथ सोमवार को चर्च में छापा मारा। पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों के करीब 300 लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा के बहाने उनका धर्मांतरण कराने की बात सामने आई है। भैया अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां विकास नगर क्षेत्र में रीता ज्वेलर्स की शॉप पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रीता ज्वेलर्स की शॉप पर चांदी के साथ आर्टिफिशियल की ज्वेलरी भी चोरी हुई है। 20 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी चोरी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची विकास नगर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दुकान से सिर्फ चांदी चोरी हुई है और चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ लेकर गए हैं।
अब बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर के पूर्व बार एसोसिएशन के मंत्री अरिंदम सिंह, एक बार आपको बता दें, एक अधिवक्ता ने ही गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। वकीलों के दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया था। इसी मामले को लेकर एक पक्ष सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगा। जानकारी के मुताबिक चकेरी के अधिवक्ता शिरोमणि शुक्ला ने अरिदमन और उनके साथी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इनको उसने गाली गलौज की, ये वहीं से। कल मैं एक अधिवक्ता महोदय से फोन में बात कर रहा था। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अर्धमान सिंह को नंबर लिया और अर्धमान सिंह ने मुझको गाली गलौज करी। हमने कहा मंत्री जी ये बात मत करिए। मैं वहीं श्यामनगर चौराहे पे था, मैं उधर से निकला तो ये बैट लेके मेरे ऊपर हत्या का प्रयास किया। अपनी रिवाल्वर से मेरी गाड़ी के पीछे गोली चलाई, पूरी गाड़ी मेरी तोड़ दी है। उसकी वीडियो फुटेज थाने में खड़ी हुई है गाड़ी। पूर्व में भी इसने मुझसे फिरौती मांगने की कोशिश करी। ये वही है जो पिंटू सेंगर हत्याकांड में वांछित रहा है अर्धमान सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोमवार की सुबह सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सुल्तानपुर में हिमालय के आंगन से एवं बिरवा काव्य संग्रह का लोकार्पण किया। नगर के छत्री सभागार में भाजपा नेता एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर MP सिंह की पुस्तक के लोकार्पण एवं कृति चर्चा में पहुंचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का लोकार्पण समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र एवं जिले के मुख्य उत्पाद मूंज से बने उपहारों को सिक्किम के महामहिम को भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निशा सिंह ने किया। मैं पुस्तक के लेखक डॉक्टर MP सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पर्यटन बढ़ावा की दृष्टि से एक अच्छा काम किया है कश्मीर के बारे में। और जहां का मैं सिक्किम का मैं राज्यपाल की जिम्मेदारी है, मेरे सिक्किम का वर्णन को बड़ा सजीव वर्णन किया है। जिस चीज़ों को देखा है, चाहे नाथुला का हो, चाहे गंगटोक हो, चाहे हमारे यहाँ श्री गणेश जी का स्थान हो, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही विशद वर्णन किया है। सुंदर है। सिक्किम के बारे में कहते हैं कि जहाँ प्रकृति मुस्कुराती हो सिक्किम है, बहुत ही निश्चित अच्छा है। और हमारे यहाँ का मुख्य उद्यम भी पर्यटन है। उस ऐसी पुस्तक को लोग पढ़ेंगे तो उनको सिक्किम जाने की जिज्ञासा बढ़ेगी और मेरे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देते हैं, कहते भी हैं कि भाई सिक्किम नहीं देखा तो आपने, और ये पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं देखा तो पूरा भारत नहीं। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर आंवला के सुभाष इंटर कॉलेज में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय बृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंडल स्तरीय इस मेले का शुभारंभ पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को जागरूक करने और सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर मंच के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया। साथ ही पशुपालकों को सरकार की लाभकारी योजनाओं एवं नवीनतम तकनीक की जानकारी भी दी। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मेले के माध्यम से पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए पशुपालकों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्टॉल भी लगाए गए, जिसका लाभ पशुपालक ले रहे हैं। हमारे पशुपालक भाइयों के लिए है कि इस क्षेत्र में आज उपस्थित रहे और इस मेले में सभी पशुपालकों को पशु पालने की सारी जानकारियाँ देने का काम किया गया है। पशु कैसे स्वस्थ रहे इसके बारे में बताने का काम किया गया है और गायें दूध देने के बाद ना छोड़ें इसके बारे में भी बताने का काम किया गया है। जो निराश्रित गौवंश है उसको आश्रय स्थल पर पहुंचाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है उसको भी बताने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 30 रुपये से 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने का काम किया है उसे भी बताया गया है। और मुख्यमंत्री जन सहयोग सहभागिता योजना के अंतर्गत
यदि कोई भी पशुपालक किसान 5 गाय पालता है जो हमारी निराश्रित घूम रही हैं, तो उसे हम घर बैठे 5,000 रुपये महीने देने का काम करेंगे और उसमें उसको और भी सुविधाएं देंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरकार को चूना लगाकर अपनी जेब भरने के लिए आपको बता दें, ओवर एस्टीमेट बनाने के मामले में पीलीभीत के अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और एई को तत्काल प्रभाव से शासन ने जिले से हटा दिया है। यही नहीं, दोनों के खिलाफ नियम 7 के अंतर्गत विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एस्टीमेट में गड़बड़ी के आरोप में घिरे पीलीभीत के लोक निर्माण विभाग के विभागीय प्रमुख उदित नारायण पर हुए एक्शन के बाद विभाग में खलबली मच गई। पीलीभीत में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों में पाई जा रही लगातार अनियमितताओं और नई बनी सड़कों के उखड़ने के वीडियो वायरल होने के बाद शासन द्वारा शुरू हुई कार्यवाही अब ठेकेदारों की फर्म के दीवार और ब्लैकलिस्ट होने के साथ अधिकारियों तक पहुंच गई है। पीलीभीत में अधिकारियों ने पीलीभीत से माधव टांडा जाने वाली ठीक ठाक सड़क का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था और सड़क को दुरुस्त करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर की सड़क की लागत 5 करोड़ बताई थी। लेकिन शासन ने जब वीडियो कॉलिंग के जरिए इस सड़क का जायजा लिया तो सड़क बिल्कुल ठीक ठाक थी, दुरुस्त थी, जिसके बाद इन अधिकारियों की गलती पकड़ ली गई और अब शासन ने पीलीभीत लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उदय नारायण और सहायक अभियंता राजीव गंगवार को तत्काल प्रभाव से लखनऊ अटैच कर लिया है और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। लगातार अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए और शासन द्वारा भेजे गए बजट को ठिकाने लगाने के लिए किस तरह बजट को ठिकाने लगाते हैं, इसकी वानगी पीलीभीत में देखने को मिली है। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का आज पहला दिन था। वहीं आज कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रतिनिधि मंडल ने सदन को नियम के विरुद्ध चलाए जाने की राज्यपाल से शिकायत भी की है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सदन में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र का आज पहला दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सभी को इंतजार था। 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों के साथ पूरे देश की नजरें इस समय उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। सभी को इंतजार है कि समान नागरिक संहिता कब पटल पर रखा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कल 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कल विधायक के रूप में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं होंगी। जो हमारे अन्य दलों के साथ भी हैं उनमें उनसे भी, उन साथियों से भी अनुरोध रहेगा क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी लोग इस बिल को लेकर सकारात्मक रूप से इसमें भाग लें। हर पंथ, हर समुदाय, हर समाज के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता के सामने जो हमने ये विजन रखा था, सभी धर्म के लिए एक समान कानून लाने के लिए समान नागरिक संहिता को लेकर हम आएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सब गौरवान्वित हैं क्योंकि यह मौका अभी तक सिर्फ उत्तराखंड को मिल रहा है। जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पौड़ी जिले में 24 घंटे के भीतर गुलदार द्वारा 2 मासूमों को निवाला बनाए जाने की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मृतक के
परिजनों से मिलने पहुंचे गणेश गोदयाल ने कहा कि सरकार को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। गुलदार मानवीय बस्तियों में घुसकर हमलावर हो रहा है, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। गणेश गोदयाल ने कहा कि 24 घंटे के भीतर गुलदार के 2 हमले 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो बेहद कष्टदायी है और हृदय विदारक घटना है। वहीं स्थानीय जनता ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और गुलदार की दहशत से उन्हें निजात दिलवाने की मांग भी की है। का माहौल हो रखा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, उनका घर देखे, पर बेचारों के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो, वो माँ के उसका बच्चे की हमारा बच्चा भी था, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत डर का माहौल बचा हुआ है। कोई लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो खाएंगे पियेंगे क्या। बनाने के लिए जरूर यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का एक घर का चिराग बुझा है और वो वन विभाग की लापरवाही के कारण बुझा है। वन विभाग को इसकी पूरी सूचना है और पहले भी बाघ यहाँ पर देखा गया, तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। क्योंकि हमने कल रात भी जब मैंने बच्चों को बाघ से छुड़ाया और बाघ के उसके बाद उसको अस्पताल में पहुंचाया, उसके बाद भी 2 घंटे बाद यहाँ पर वनाधिकारी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वन विभाग को अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए और खासकर ऐसे माहौल में, जिस माहौल में बच्चे इस तरह से घूमते फिरते हैं और भीड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग को सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अपने अधिकारी और कर्मचारियों को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोहराने न पाए। देखिए, मदद की बहुत जरूरी है और मदद यही मानवता का परिचय देना भी चाहिए समाज को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 25 किलोमीटर के दायरे में 2 स्थानों पर 2 बच्चे बाघ का निवाला बने। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि सरकारों की जो बाघों के संरक्षण की योजनाएं हैं, उससे बाघों की संख्या में बहुत ही इजाफा हुआ है, लेकिन उस योजना के साथ साथ सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि बाघ जंगल के एरिया में ही रह सकें और रिहायशी इलाकों में न घुसें। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दोनों परिवारों को मैंने देखा, बहुत दुखी हैं दोनों परिवार, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, तमाम लोग दुखी हैं और ये दुख का बड़ा कारण भी है कि भाई असमय उन बच्चों को बाघ का निवाला बनकर अपनी जान गंवानी पड़ी। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।